हम सतीश चंद्र की बुक का 13 चैप्टर ही आज फिर कंटिन्यू करते हैं आगे, जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ दिया था। आज के टॉपिक में भी हम अकबर के बारे में ही पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन कैसे हुआ एम्पायर का। सबसे पहले हम गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट हमने मनसबदारी पे ही छोड़ा था और मनसबदारी सिस्टम एंड होने के बाद गवर्नेंस का कंसेप्ट शुरू होता है। चलिए वन बाय वन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे एक बेटर गवर्नेंस सिस्टम प्रोवाइड कर पाए अकबर। पहला पॉइंट, अगर हम इस ट्रेडिशन को नोटिस करें कि जो तिमूर हुआ करते थे, तैमूर के वंशज तैमूरिड, इन तिमूरिड एम्पायर्स में क्या कौन सा ट्रेडिशन फॉलो होता था? तो तिमूरिड्स में ऑलवेज एक ट्रेडिशन फॉलो होता था कि वजीर की इंपॉर्टेंस बहुत स्ट्रांग होती थी। वजीर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट के सभी नोबल्स का हेड हुआ करता था। तो मतलब वो अल्टीमेट स्ट्रांग पोजीशन होल्डर होता था। अकबर के समय में ये पोजीशन चेंज होगी, जबकि इसके पहले मुगलों में भी ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं तिमूरिड कंसेप्ट वजीर की बहुत अल्ट्रा प्रोमिनेंट पोजीशन वाला कंटिन्यू रहा। अकबर से पहले बैरम खान की अगर हम बात करें, तो बैरम खान ने वकील की पोजीशन पर रहते हुए खुद की पोजीशन को एज अ वजीर बहुत स्ट्रांग कर लिया था। खान खानन का टाइटल उसने लिया था, ये आपको पता है, और उसने सभी डिपार्टमेंट्स अपने अधीन ले लिए थे। लेकिन अकबर के बाद ये सारा कंसेप्ट चेंज हो चुका था। वो क्या हुआ करता था, इस चीज को समझते हैं। अकबर ने ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेशन में डिवीजन ऑफ पावर के कंसेप्ट को प्रमोट किया है। जैसे आज की डेट में आप भारत की सरकार के ऑर्गन्स को कंसिडर करें, तो किसी भी इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो इस तरह से आप पावर को डिवाइड करते हैं तीन ऑर्गन्स के बीच में, और फिर इसकी इस हॉरिजॉन्टल शेयरिंग के आगे आप वर्टिकल शेयरिंग भी करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी पावर डिवाइडेड है। इस कंसेप्ट के ट्रेसेस आपको अकबर में नजर आ जाते हैं। अकबर ने डिवीजन ऑफ द पावर एंड चेक एंड बैलेंसेस सिस्टम का कंसेप्ट फॉलो किया। जैसे आज की डेट में भारत सरकार के जिम्मे रहती है ये बात कि जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक करती है एंड बैलेंस करती है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक एंड बैलेंस करती है, और अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी को भी चेक एंड बैलेंस करती रहे। इसी तरह से उस समय में भी चेक एंड बैलेंसेस कंसेप्ट एंड डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट फॉलो हुआ। तो अगर ये होता है तो ये लाजमी सी बात है कि वजीर का दफ्तर उतना अल्ट्रा प्रोमिनेंट नहीं रह जाएगा। और इस चीज को बार बार अकबर ने एम्फेसाइज भी किया। वो कैसे? इस समय में आपको कुछ सेपरेट डिपार्टमेंट बनते हुए नजर आएंगे। जैसे सबसे पहले एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना मीर बख्शी का, जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट को आपने सेपरेट कर दिया मीर बख्शी के अंडर। इसी तरह से अगर आप देखें तो जुडिशियल डिपार्टमेंट भी काजी के अधीन, चीफ काजी के अधीन सेपरेट हुआ करता था। तो जब आपको एक तरफ जुडिशरी डिपार्टमेंट अलग दिख रहा है, मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग दिख रहा है, तो यहां से ये बात सही तय होती है कि ये दोनों ही डिपार्टमेंट अपने चीफ के अंडर है, ना कि वजीर के अंडर है। तो वजीर का डिपार्टमेंट यहाँ पे वीक हुआ है, वजीर का जुरिस्डिक्शन कम हुआ है, लिमिटेशन हुई है। और बार बार अकबर के समय में वजीर की पोजीशन को मर्ज कर दिया गया था किसी ना किसी तरह से दीवान की पोजीशन से। जो मीर बख्शी था, मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी, और वजीर जो है सिर्फ और सिर्फ इस समय में इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ही बन के रह गया था। और अकबर एम्फेसाइज करता था बार बार इस चीज को कि वो वजीर कहने से ज्यादा उसे दीवान या दीवाने आला कहना चाहता था। तो बार बार अकबर का वजीर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिल जाने के बाद या रेवेन्यू एक्सपर्ट हो जाने के बाद दीवान और दीवाने आला कहना, और फिर बहुत सारे लोगों को भी दीवान नाम के डिपार्टमेंट में डाल देना। एक अकेला बंदा दीवान है ये तो बात ठीक है, काफी सारे पर्सन भी एक डिपार्टमेंट के अंडर दीवान कहला सकते थे। मतलब दीवान एक तरह का क्या है, डिपार्टमेंट है। और उसमें कौन होते हैं? एक रेवेन्यू एक्सपर्ट भी हो सकता है या पूरी टीम ऑफ रेवेन्यू एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से वजीर कब दीवान आला के साथ या दीवान के साथ मर्ज हो गया पता ही नहीं चला, और वजीर का ऑफिस काफी कम पड़ता चला गया। एक समय ये हुआ करता था तिमूरिड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कि जो वजीर है वो मेन लिंक हुआ करता था रूलर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का।
जैसे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर रोल प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट लिंक का प्रेसिडेंट के बीच में और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो प्राइम मिनिस्टर भी वजीर ही कहलाता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो तैमूरों का ये कंसेप्ट अकबर ने चेंज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर अब उस समय का वजीर लिंक नहीं रह गया था रूलर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, उनके अंदर डिवीजन ऑफ पावर, और उसके तहत अकबर का सीधा संपर्क रखना इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी था। तो अकबर डायरेक्ट होल्ड बढ़ाना चाहता था और ऑर्गेनाइज करना चाहता था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। आई बात समझ में? अकबर की खासियत ही ये रही है, अकबर ने बड़े लेवल पर इंडियन, पर्शियन एंड तिमोरिड कंसेप्ट से चलती आ रही एडमिनिस्ट्रेशन को ही कंटिन्यू किया है। तो अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन एक अमालगमेशन था इन तीन तरह की एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्बिनेशन को। तो अकबर ने पहले से चलती आ रही एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा चेंज नहीं किया। जैसे अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट आपको ओल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में नजर आएगा जो सल्तनत पीरियड में चल रहा है। लेकिन अगर आप फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट देखेंगे तो वो पूरी तरह से अकबर ने रीऑर्गेनाइज कर दिए थे। स्ट्रक्चर वही है गवर्नमेंट का, ऑफिसर्स वही है गवर्नमेंट के, डिपार्टमेंट वही है गवर्नमेंट के, फंक्शंस को अल्टीमेट लेवल पर मॉडिफाई कर दिया अकबर ने। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ड्यूटीज है, और इसी की वजह से अकबर ने हाई लेवल पर जो पोजीशंस हैं ऑफिसर्स की उसको रीअलाइन कर दिया, चेंज नहीं किया, रीअलाइनमेंट कर दी। तो यहीं से डिवीजन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट शुरू हुआ, जो इंपॉर्टेंट बात थी अकबर की प्रशासन में। यानी कि अकबर ने बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप उठाया। उसे पता था आप इतने सालों से, 300 सालों से चलता आ रहा सल्तनत का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसे आप रातों रात नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि आपको कैओटिक सिचुएशंस को भी कंट्रोल करना है, रिबेल भी सप्रेस करने हैं, आपको अपनी टेरिटरी भी एक्सटेंड करनी है। ऐसे में आपको पब्लिक इंटरेस्ट में भी काम करने हैं। तो अगर आप पूरी तरह से स्ट्रक्चरल का ओवरहॉल करने आ जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं टर्बुलेंस में जा सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन ज्यादा रेलेवेंट हो आज के समय में जनता के लिए, इसके लिए फंक्शनिंग की रीऑर्गेनाइजेशन कर दी, और जितनी भी पोजीशंस ऑफिसर्स की थी हियरार्की वाइज और डिपार्टमेंट वाइज उनका रीअलाइनमेंट कर दिया। यानी कि वजीर को धीरे धीरे दीवान में कन्वर्ट कर दिया, और नाम अभी भी वजीर ही है। स्लोली स्लोली उसकी रीअलाइनमेंट हो गई। कहाँ वो पूरे डिपार्टमेंट का हेड था, कहाँ वो लिंक हुआ करता था रूलर के बीच में, प्रशासन के बीच में, आज वो सिर्फ और सिर्फ एक रेवेन्यू एक्सपर्ट बन के रह गया। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सेकंड एस्पेक्ट है, आपने मीर बख्शी नाम का एक पर्सन इंपॉर्टेंट है उसे खड़ा किया। सेकंड ऑफिस वजीर के बाद निकलते हैं तो मीर बख्शी का आता है। मीर बख्शी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्या ड्यूटीज हुआ करती थी इसकी मीर बख्शी की? मीर बख्शी के अंदर मिलिट्री डिपार्टमेंट आया करता था, और ये मीर बख्शी की ही जिम्मेदारी हुआ करती थी कि उसको ही नए मनसबदार रिक्रूट करने हैं, या फिर किसी भी मनसबदार का प्रमोशन है तो उसी को ये रिकमेंडेशन देना है। तो किसी नए मनसबदार का इंडक्शन होना है अगर एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसका रिकमेंडेशन, और अगर मनसबदार को प्रमोशन देना है तो उसका रिकमेंडेशन। ये दोनों रिकमेंडेशन रूलर से मीर बख्शी किया करता था। तो यानी कि जितने भी नोबल हुआ करते थे, तो नोबल्स का हेड इस टाइम पर अब कौन है? मीर बख्शी। तो मीर बख्शी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। इसके बाद अब एक बहुत यूनिक चीज आता है जहां पे मैं चेक एंड बैलेंस प्रूव करूंगा आपको। जो दीवान हुआ करता था, दीवान के अंडर कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिपार्टमेंट आता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंप्लीट उसके अंदर था। तो इसके लिए जो पूरा का पूरा लैंड डिवाइड कर रखा था, वो लैंड इस तरह से जागीरदारी सर्कल्स में बटा हुआ था। तो जागीरदारियों में लैंड बटा था, और इनाम लैंड में लैंड बटा था, और खालसा लैंड में लैंड बटा था। तो पूरी मुगल टेरिटरी को अगर मैं रेवेन्यू के एस्पेक्ट से देखूं तो वो कुछ इस तरह से बटा हुआ था: जागीरदारी लैंड, खालसा लैंड और इनाम लैंड। ये तीनों ही तरह के लैंड हैं, अल्टीमेटली ये दीवान के अधीन ही होते थे। इनके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल जो है वो दीवान ही होल्ड करता था। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ऐसे में अब आपने मीर बख्शी के कहने पर जब एक नया नोबल भर्ती कर लिया है या पुराने नोबल का प्रमोशन कर दिया है, तो नेचुरल सी बात है उसकी एक नई सैलरी जुड़ेगी या पुरानी सैलरी ही इंक्रीज होगी। ऐसे में सैलरी का सोर्स है वो जागीरदारी के तहत ग्रांटेड लैंड जो उसे मिलना चाहिए। तो जागीरदारी का सारा मसला आ जाता है दीवान के अधीन। इसलिए जब ये एक बारी मीर बख्शी किसी नए नोबल की रिकमेंडेशन देता था अकबर को, अकबर उस रिकमेंडेशन को विचाराधीन मामले के तहत विचार करने के लिए दीवान को भेजता था। दीवान की मोहर के बाद दीवान ये डिसाइड करता था कि अब इसे कौन सी जागीर एलोकेट होगी और इसकी सैलरी के इक्विवेलेंट मैं कहां से जागीर निकाल के से दूंगा। उसके बाद उस पर्सन का रिक्रूटमेंट परमानेंट होता था और वो अप्रूव होता था अकबर के एंड पे। तो इस तरह से मीर बख्शी की चाहतों पे
मीर बख्शी की रिकमेंडेशन पे दीवान का चेक है, दीवान का बैलेंस है, और बीच में अकबर खड़ा है जैसे तराजू के बीच का हिस्सा। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे डिपार्टमेंट को एक दूसरे के लिए आंसरेबल बना दिया। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये मीर बख्शी हुआ करता था। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था मीर समन। मीर समन, ये जो मीर समन हुआ करता था, ये जितना भी रॉयल हाउस होल्ड है, ये रॉयल हाउस होल्ड मीर समन की कस्टडी में होता था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर है ये, क्योंकि रॉयल हाउस होल्ड की सभी रिक्वायरमेंट्स इस मीर समन को ही प्रोक्योर करके देनी होती थी, जिसमें बड़े लेवल पर जितने भी रॉयल हैरम्स थे उनमें रहने वाली जितनी भी वुमेन और उनसे जुड़े हुए उनके जितने भी इनमेट्स हैं, उनकी सभी जरूरत का और सभी आवश्यकताओं का ध्यान इस मीर समन को रखना पड़ता था। रॉयल हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए खास तरह के डेडिकेटेड कारखाने भी बनाए गए थे, क्योंकि रॉयल हाउस होल्ड इस जिस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्रिएट करता था, वो उस समय में आम तौर पर पैदा या बनाई नहीं जाती थी, क्योंकि कॉमन मासेस उन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करता था। इसकी वजह से मुगलों को डेडिकेटेड कारखाने बनाने पड़े जो रॉयल हाउस होल्ड की डिमांड पूरी करे। दूसरा, जो किसी तरह से भी कोई घातक सामग्री या कोई रॉयल हाउस होल्ड में नुकसान पहुंचाने वाली चीज कहीं बाहर से अगर परचेज करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। हाई लेवल की स्क्रूटनी के तहत फुल सिक्योरिटी के अंदर रॉयल कारखाने में बनी चीज ही रॉयल घरानों में पहुंचती थी। ये सारी चीजों की प्रोविजनिंग की मैनेजमेंट के काम मीर समन किया करता था। इस जॉब के साथ साथ रॉयल हाउस होल्ड्स में से और भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज मिली हुई थी। जितने भी नोबल्स हैं, जिन्हें आप मनसबदार कह सकते हैं, जितने भी ऑफिसर हैं वो भी मनसबदार हैं, जितने भी नोबल्स के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा रॉयल दरबार में जब हाजिरी लगाई जाती थी, तो उनका जो भी ऑर्डर, एटिकेट्स एंड डिसिप्लिन है वो सारा मीर समन मैनेज करता था। और अकबर के टाइम पर जब आप मनसबदारी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे में पर्सनल बॉडीगार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चंक है आर्मी का और प्रोटेक्शन का। तो पर्सनल बॉडीगार्ड्स का सारा कंट्रोल मीर समन के अंडर होता था। तो मीर समन पर्सनल बॉडीगार्ड केडर को भी मैनेज करता था। मीर समन ही एटिकेट्स एंड डेकोरम ऑफ द कोर्ट भी मैनेज करता था। और मीर समन ही रॉयल हाउस होल्ड की सभी रिक्वायरमेंट्स और रॉयल कारखानों की देखभाल एक करता था। आई बात समझ में? इसके बाद चौथा बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था जस्टिस का डिपार्टमेंट। देखिए, जस्टिस के डिपार्टमेंट के तहत एक कंसेप्ट ये आ जाता है कि एक चीफ काजी हुआ करता था और एक सदर हुआ करता था। चीफ काजी का काम है जस्टिस को डिस्पेंस करना, लेकिन जो सदर हुआ करता था, तो सदर का काम ये हुआ करता था कि वो जितनी भी रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल एंडोमेंट्स हैं, ग्रांट्स हैं, वो सदर के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। मैंने आपको बताया कि 3 तरह के लैंड थे, एक जागीरदार लैंड, एक खालसा लैंड, एक इनाम लैंड। जागीरदारी लैंड से तो जितने भी नोबल हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं, जिनको इन टोटलिटी हम मनसबदार कहते हैं, उनकी सैलरी निकलती थी। सेकेंड एस्पेक्ट है कि खालसा लैंड से जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सीधी रॉयल हाउस होल्ड को जाती है, राजघराने को। लेकिन जो इनाम हुआ करता था, इस इनाम लैंड से आप जो भी पैसा कमाते हैं या रेवेन्यू आता है, वो या तो लर्नड स्कॉलर इंटेलेक्चुअल सेक्शन को जाता था या फिर रिलीजियस पर्पज से डोनेशन के तौर पे दिया जाता था। इसके तहत अब होता ये हुआ करता था कि जो रिलीजियस पर्पज से दिया जाता था उसे मदद माश कहा जाता था। लेकिन ऐसे में एक एक्टिविटी बहुत नेगेटिव अकबर के सामने निकल करके आई। अकबर एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हुआ करता था किसी समय में, और अकबर फैन हुआ करता था एक सदर का, एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अथॉरिटी पर्सन हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था अब्दुल नबी। अब्दुल नबी को बहुत माना करता था अक्सर अकबर। ऐसा कहा जाता था एक समय में उसकी पैरों की चप्पलें भी अकबर ही उसे पकड़ाता था अपने हाथों से। अब्दुल नबी के समय में अपने अंडर आ रहे इस सदर डिपार्टमेंट का बड़े लेवल पर मिसयूज किया गया। ऐसा पता लगा कि उसने मेजोरिटी ऑफ द एंडोमेंट लैंड्स अपने लिए यूज की हैं, उसने हाई लेवल पर फंड्स अपने आप को अप्रोप्रिएट किए हैं, उसने बड़े लेवल पर करप्शंस करके पैसा इकट्ठा जोड़ करके रखा है, और कुछ लोगों को जिसको उसने एंडोमेंट्स में लैंड दिया भी है, वो लेजिटिमेट नहीं बनते थे फिर भी दे दिया है, क्योंकि उनसे भी कुछ हिस्सा अब्दुल नबी को ही मिलना था। ऐसे में अकबर के द्वारा ये डिपार्टमेंट के ऊपर डाउट किया गया। अब्दुल नबी ने जब धोखा दिया अकबर को, सारी करप्शंस पकड़ करके आई, तो अब्दुल नबी के बाद एक्टिविटी होने के बाद अकबर ने बड़े लेवल पर इनाम लैंड को ऑर्गेनाइज करने का ठाना और सोचा। जब तक ये नहीं हुआ था उस समय तक कई बार ये ऐसा होता था कि जो चीफ काजी का दफ्तर है, उस दफ्तर का हेड सदर को भी बना दिया जाता था, क्योंकि सदर रिलीजियस एंडोमेंट्स दे रहा है, सदर इंटेलेक्चुअल्स को
एंडोमेंट्स दे रहा है, ग्रांट्स दे रहा है, सदर स्कॉलर्स को ग्रांट्स दे रहा है, मतलब सदर कानून का, नियम का, ग्रंथों का ज्ञाता है। और इसी के तहत उस समय में जस्टिस डिस्पेंस किया जाता था। सदर को कुरान की नॉलेज है, हदीस की नॉलेज है, इसलिए वह चीफ काजी भी कहला देता था। तो आपको मुगल पीरियड में सदर उस सुदूर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में जाकर के ये सिस्टम खत्म किया गया धीरे धीरे, और ये माना गया कि काजी का ऑफिस ऑलवेज सेपरेट ही रहना चाहिए और सदर के डिपार्टमेंट को हमें बेटर वे में ऑर्गेनाइज करना होगा। वो अकबर ने किया। अकबर के द्वारा सदर के डिपार्टमेंट को सीधा सीधा नए सिरे से ऑर्गेनाइज करने के दो उद्देश्य हुआ करते थे। पहला एस्पेक्ट तो ये हुआ करता था, अब्दुल नबी जो हुआ करता था ऑर्थोडॉक्सी के लेवल पर इतना हाई था कि इसके द्वारा बड़े पैमाने पर शियाज जो हैं उन्हें मृत्यु के घाट पहुंचाया गया, क्योंकि एक टिपिकल सुन्नी होता था। और दूसरा, इसने मथुरा के इलाके में रहने वाले ब्राह्मणों के ऊपर एट्रोसिटी की, जबकि अकबर की अप्रोच कभी भी नहीं हुआ करती थी। तो अकबर ने मदद माश नाम की इस ग्रांट को और इनाम लैंड को रिज्यूम कर लिया बड़े लेवल पर, और इस रिजम्पशन के बाद अकबर ने इसको दो वे में यूटिलाइज किया है। सबसे पहला एस्पेक्ट तो अकबर का ये हुआ करता था कि अकबर ये चाहता था कि जितनी भी ग्रांट्स और एंडोमेंट्स सरकार की तरफ से दी जाएंगी, इसमें धर्म को आड़े नहीं आने दिया जाएगा, ये खुल करके लिबरल वे में हर किसी को दी जाएगी। और ये बात इस बहुत सारे ऐसे ग्रांट पेपर इशू अकबर के द्वारा किए गए जो उस समय में हिंदू मठों को दिए गए थे। आज दिन तक वो सनद एज इट इज प्रिजर्व पड़े हैं सरकार के पास। उन सनद को जब आप पढ़ते हैं तो पता लगता है अकबर ने खुले तौर पर यह लैंड ग्रांट्स हिंदू मठों को किए हैं, जिसकी वजह से अकबर ने अपनी इस रिलीजियस इंडोमेंट पॉलिसी को बहुत ही ब्रॉडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, जो उसकी रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी का ही हिस्सा बन गई। और इसकी वजह से अकबर को एम्पायर को कंसोलिडेट एंड इंटीग्रेट करने का मौका मिला। ये एक एस्पेक्ट हुआ करता था। दूसरा एस्पेक्ट, अकबर ने ये इनाम लैंड रिज्यूम जो किया, इसका उसका दूसरा इम्प्लीकेशन ये था कि अकबर मोर एंड मोर कल्टीवेबल वेस्ट लैंड को कल्टीवेशन के अधीन लाना चाहता था। वो लैंड जिसपे खेती तो हो सकती है लेकिन हो नहीं रही, तो अकबर के द्वारा ये रूल बनाया गया कि जितना भी लैंड मदद माश के तहत ग्रांट किया जाएगा, उसमें से 50% लैंड वो होना चाहिए जो कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है, ताकि जब भी आप उसे किसी को देंगे एंडोमेंट में तो वो उससे कोई ना कोई बेनिफिट चाहता है, तो फिर उसे कल्टीवेशन के अंडर लेकर के आएगा। इससे अकबर के टाइम में एरिया अंडर एग्रीकल्चर बढ़ा, उसकी इस मदद माश या फिर इनाम लैंड की इंडोमेंट्स के द्वारा। ऐसे एमसीक्यू बहुत फेवरेट है यूपीएससी के, पक्का आते हैं, क्योंकि इतनी डीप बच्चा जाता सोचता नहीं, यहीं पे फंस जाता है सारा अकबर पढ़ के भी। तो जितनी भी लॉजिकल बातें आएंगी ना कंसेप्चुअल सतीश चंद्र में, ये फैक्चुअल नहीं है, कंसेप्चुअल है। इस पे एमसीक्यू बनते हैं मुगलों के चैप्टर से। आई बात समझ में कि रिलीजियस इंडोमेंट्स का अकबर ने किस किस वे में यूटिलाइजेशन किया, अकबर के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और इनाम लैंड को रिज्यूम करके अकबर ने कैसे उसे पॉजिटिव वे में यूटिलाइज किया। आई बात समझ में। तो इस तरह के अकबर के आपको मेन प्रोमिनेंटली यह चार डिवीजन देखने को मिलती हैं। पहला आपको वजीर यानी कि दीवान नजर आता है, जो रेवेन्यू एक्सपर्ट कहलाता है। दूसरा मीर बख्शी है, जो मिलिट्री का हेड कहलाता है। तीसरा अगर आप देखें ध्यान से तो मीर समन नाम का ऑफिसर नजर आया। चौथा सदर सुदूर और काजी नजर आया आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो अकबर के लेवल पर कुछ खास तरह के लोकल मशीनरीज भी क्रिएट की गई थी, जो अकबर के एम्पायर को बहुत स्ट्रेंथन करती रही। इन मशीनरी में दो इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं। पहले वो जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, बरीद, और दूसरे वो जो न्यूज रिपोर्टर्स हुआ करते थे, वाक्या नवीस। तो बरीद एंड वाक्या नवीस बोथ वर टू इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। ये कैसे काम करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन में इनका क्या रोल था, मैं वो समझाता हूँ। अकबर के द्वारा ऑलवेज इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को चेक एंड बैलेंस के कंसेप्ट पे खरा उतारने के लिए इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, दो चीजों को बहुत स्ट्रांगली नर्चर भी किया गया और प्रमोट भी किया गया। किसी भी इंफॉर्मेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक उसे असेस करने के लिए एक इंटेलिजेंस विंग नहीं है। वी ऑलवेज नीड अ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस विंग फॉर द असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। और अकबर के टाइम पे ये दोनों ही विंग बहुत जबरदस्त थे। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का विंग बरीद हुआ करते थे, और एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स हुआ करते थे, न्यूज रिपोर्टर्स, दैट इज वाक्या नवीस। और ये दोनों डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे मीर बख्शी को, और मीर बख्शी के माध्यम से इनका सारा रिपोर्ट पहुंचता था अकबर के पास। मतलब अकबर वहीं बैठा बैठा नीचे बिल्कुल गांव लेवल से, परगना से, सरकार से ऊपर सूबेदार तक के लेवल की तो वर्टिकल नॉलेज, एंड उसके बाद अपने नोबल्स के बीच में क्या हो रहा है और ऑफिसर्स के बीच में क्या हो रहा है, इन सब की नॉलेज
क्योंकि जब आप इस लेवल पर अथॉरिटी डेवोल्यूशन करते हैं डिपार्टमेंट्स में, तो आपका उनके ऊपर होल्ड स्ट्रांग होना चाहिए बाय द वे ऑफ द इंफॉर्मेशन, बाय द वे ऑफ द इंटेलिजेंस। अदरवाइज वो कब इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं आप पता ही नहीं लग सकते। और अकबर ने ये बहुत खूबसूरती से किया, ये बड़ी बात थी। और कभी भी आपको डायरेक्टली रिपोर्ट ना करें, जब भी आपको ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे तो आप अपने ही अधिकारियों को, कर्मचारियों को लेकर के शक्की हो जाएंगे, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चलाने की बजाय क्याओस में ही रहेंगे ऑल द टाइम। तो इसलिए ऑलवेज इनकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ मीर बख्शी तक होती थी। मीर बख्शी के बाद मेजोरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन असेस की जाती थी, उसमें अगर कुछ इंटेलिजेंस नजर आता था तो वो अकबर तक जाता था, दैट्स इट। इतनी बात क्लियर। ये पहला एक एस्पेक्ट है। इसके बाद हम अगर अकबर की बात करें तो अकबर के द्वारा किसी हद भी सरकार और परगना लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को टच ही नहीं किया गया, छेड़ा ही नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ जो काम हुआ है वो सारा सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे किया। और प्रोविंसेस इस समय में कहते हैं 12 हिस्सों में डिवाइड की गई थी अकबर के द्वारा। ईस्ट से शुरू हो जाइए, आपको सारी मिल जाएगी, बंगाल मिल जाएगी, बिहार मिल जाएगा, इलाहाबाद मिल जाएगा, लखनऊ मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा, आगरा मिल जाएगा, लाहौर मिल जाएगा, मुल्तान मिल जाएगा, काबुल मिल जाएगा, गुजरात मिल जाएगा, मालवा मिल जाएगा, पूरे 12 आपको प्रोविंस मिल जाएंगे। और इन इंपॉर्टेंट सभी प्रोविंसेस को आप सूबा कहते थे, सूबे में सूबेदार रहता था। तो जितना अकबर ने फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट पे किया, उसका इक्विवेलेंट पार्ट उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिवोट किया, क्योंकि हर प्रोविंस में एक सूबेदार, ये पहली बात, एक सूबेदार आपको मिलेगा, एक दीवान मिलेगा, एक मीर बख्शी मिलेगा, एक काजी मिलेगा, सदर मिलेगा, एक वाक्यानवीस मिलेगा, एक बरीद मिलेगा, प्रॉपर हर सूबे में। तो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेप्लिकेट किया उसने हर प्रोविंशियल लेवल पर भी, ताकि तालमेल प्रॉपर बना रहे। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। क्लियर इतनी बात, ये समझ आया सारा कुछ। अब इन चीजों को बेटर कैसे किया अकबर ने, उन चीजों को समझाया, संभाला कैसे। जब हम ये डिस्कस करते हैं कि अकबर ने सरकार परगना लेवल पर चेंजेस नहीं किए, जितने भी अब तक के हेरिडिटरी लोकल एलिमेंट चले आ रहे थे उन पे कोई चेंजेस नहीं किए। आप सभी जानते हैं सरकार लेवल पर जो पर्सन इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता था वो था फौजदार। और परगना लेवल पर जो पर्सन इंपॉर्टेंट सरकार लेवल पर ही जो दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था वो होता था अमल गुजार। यहां पर भी चेक एंड बैलेंस एंड डिवीजन ऑफ पावर का रोल प्ले किया। जो सरकार के लेवल जो सरकार के लेवल पर फौजदार नाम का बंदा है, इसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सूबे के लेवल पे तो सूबेदार है ना, सरकार के लेवल पे फौजदार बंदा है, इसका काम है क्या चीज मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर। जो अमल गुजार है इसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी रेवेन्यू मैनेज करना। तो ये रेवेन्यू लैंड का असेसमेंट करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना, सारा अमल गुजार के अंडर जाया करता था। और इसी तरह से फिर अमल गुजार आंसरेबल होता था दीवान को, और फौजदार आंसरेबल हुआ करता था किसको, सूबेदार को भी, और साइमल्टेनियसली मीर बख्शी को भी। आई बात समझ में। इस तरह से सिस्टम उसने मैनेज किया। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, दीवान से लेकर के अमल गुजार तक, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी रिजिडिटी नहीं रखी अकबर ने। ऑलवेज इस बात का प्रयास किया कि हाँ, ये बात ठीक है कि मैं ऊपर से शुरू करता हूं वजीर मने की, दीवान से लेकर के मैं नीचे अमल गुजार तक आ रहा हूं, लेकिन हर लेवल पर उसने हर हिरैर्की में फॉल करने वाले लैंड को, चाहे वो जागीरदारी है, चाहे इनाम है, चाहे खालसा लैंड है, कंप्लीट कंट्रोल उस डिपार्टमेंट से रेलेवेंस रखने वाले पर्सन को दिया। तो अमल गुजार का भी पूरा कंट्रोल हुआ करता था इनाम लैंड, खालसा लैंड, और किस लैंड के ऊपर, जागीर लैंड के ऊपर। क्या पर्पस है अकबर का, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को एज इट इज सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट को एज इट इज प्रोविंस लेवल पर रेप्लिकेट करने का मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एक ही काम करने वाले हर हिरैर्की पे अलग अलग ऑफिसर्स, लेकिन ग्रेविटी और इंटेंसिटी उनकी हिरैर्की में पोजीशनिंग डिफरेंट है, लेकिन हर किसी के अंडर उस लेवल पर आने वाले डिपार्टमेंट में पूरे के पूरे सारे के सारे जुरिस्डिक्शंस प्रोवाइड कर देना। इसका भी मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एम्पायर और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलवेज अकबर ने यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखा। ऐसे में जो इंडिपेंडेंट राजपूत शासक हुआ करते थे, जो सेमी ऑटोनॉमस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंट तो नहीं थे,
उनके अधीन आने वाली उनकी ऑटोनॉमस टेरिटरीज में अकबर ने उन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे रेवेन्यू सिस्टम को चलने दिया। लेकिन ऑलवेज उनसे प्रयास किया, उन्हें मनाने का प्रयास किया कि आप एक यूनिफॉर्म इंपीरियल रेवेन्यू सिस्टम लागू करो जो पूरे एम्पायर का है, इससे आपको भी फायदा मिलेगा। मतलब अकबर कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी का बेनिफिट जानता था। अकबर ये जानता था कि पूरी कंट्री को कंसोलिडेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रूल करना जरूरी नहीं है, आपको उस एरिया को जीतना जरूरी नहीं है। पूरा देश एक दूसरे पे जब निर्भर होगा तभी देश एक दूसरे के साथ चलेगा। तो सबसे पहला तरीका है कर्मचारियों को एक दूसरे पे निर्भर कर दो, तो चेक एंड बैलेंस कंसेप्ट एंड डिवीजन ऑफ द पावर कंसेप्ट। फिर स्टेट्स मशीनरी को कंप्लीटली सेंटर पे डिपेंड करो, सरकारों को स्टेट पे डिपेंड करो, परगनों को सरकारों पे डिपेंड करो, और विलेजेस को परगनों पे डिपेंड करो। तब ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहेंगे। और ये सब तभी हो सकता है अगर पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी होगी, पॉलिसी लेवल पर, एग्जीक्यूशन लेवल पर, डिसीजन मेकिंग लेवल पर, और अल्टीमेटली जो पॉलिसी को अप्लाई करके आपने नए तरह के रूल्स बनाए हैं उनमें। और इसीलिए उसने हमेशा राजपूताना को भी ये समझाने का प्रयास किया कि आप इंपीरियल लॉ लागू करो। लेकिन राजपूताना के अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से एमसीक्यू बनता है कि अकबर के समय में एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, अकबर के खुद के एम्पायर में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे जिसमें से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग फॉर्म थे। कहीं पर गल्ला बख्शी यानी कि बटाई सिस्टम था, कहीं पर नसक सिस्टम हुआ करता था, आपने देखा कनकूट सिस्टम, और कहीं पर आपने पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था वो था दहसाला सिस्टम, जिसे जब्ती सिस्टम कहते हैं। तो हर जगह पर अलग अलग सिस्टम यूज हो रहे हैं जो रेलेवेंट है। इसी तरह से राजपूताना का अपना ही सिस्टम हुआ करता था रेवेन्यू का, लेकिन अकबर ने प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी करने का कोशिश ऑलवेज किया। ये इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इसमें हमेशा आपको जब भी अकबर की पॉलिसीज को पढ़ना है तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, उसकी बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में, कि किस तरह के माहौल से मुगल गुजर रहे थे भारत में। आप सब जानते हैं कि बाबर के बाद हुमायूं को अल्टीमेट लेवल का टर्बुलेंस देखना पड़ा। उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर आया, तो अकबर को भी शुरुआत में इंटरनल नोबल्स और नोबिलिटी से निपटना पड़ा। उसके बाद जितने भी रिवॉल्ट हुए और जितने भी इंडिपेंडेंट सेक्शंस थे उनसे निपटना पड़ा। ऐसे में आपके लिए कुछ नेसेसिटीज ही क्रिएट हो गई हैं, और उन नेसेसिटीज के तहत चर्चा में आते हैं आपके राजपूतों के साथ संबंध। तो अकबर के किस तरह के संबंध राजपूतों के साथ बनते हैं, ये अकबर की उस समय की प्रशासन की बंदिशें हैं, अकबर की निजी सोच की बंदिशें हैं, और अकबर पर चढ़ रहे उस समय के भक्ति सूफी रंगों का कारण है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। राजपूत रिलेशंस ऑफ द मुगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सतीश चंद्र की बुक में इसको इस चैप्टर में ऐसे डाल दिया गया है, क्रॉनिकल में आपको 4 पॉलिसी अलग से दिखेंगी। राजपूत पॉलिसी एक अलग से नजर आएगी, रिलीजियस पॉलिसी एक अलग से नजर आएगी, डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल अलग से होगा चैप्टर, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो 4 पॉलिसी अलग से पढ़ाऊंगा, राजपूत पॉलिसी, डेक्कन पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। 4 यूनिट है इसके अलग, 4 चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे 4 मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलो इसको अब समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से राजपूतों के साथ संबंध अकबर की वाइडर बैकग्राउंड में देखने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि हुमायूं को अफगानों के द्वारा यानी कि शेरशाह सूरी के द्वारा भारत से पलायन करा दिया गया था, यहां से रिटायर कर दिया गया था। उसके बाद बेहद मुश्किल था हुमायूं का भारत में आकर के रीस्टोर होना, और इस रिस्टोरेशन प्रोसेस के दौरान हुमायूं ये समझ चुका था कि भारत में जितने भी इंडिपेंडेंट पावरफुल रूलर्स हैं, और यानी कि राजा और जितने भी जमींदार हैं, इन दोनों का साथ समर्थन लिए बिना आगे प्रोसीड करना काफी मुश्किल हो सकता है। मुझे इनका साथ लेना आवश्यक है। इसी की वजह से जब हुमायूं ऊपर से काबुल कंधार के रीजन से होते हुए नीचे पंजाब के माध्यम से दिल्ली आना चाहता था, 1555 की बात है, उस समय उसने रास्ते में जितने भी जमींदार हैं उनके साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस प्रमोट किए और उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लिया। ये बड़ी बात है। यहीं से एक बड़ा प्रमाण मिलता है। उस समय इंडिया का सबसे फेमस एक पर्सन हुआ करता था हसन खान मेवाती, और हसन खान मेवाती का एक कजन था जमाल खान मेवाती। ये उस समय के दिग्गज जमींदार थे। जमाल खान मेवाती की बेटी के साथ विवाह किया था हुमायूं ने, और जमाल खान मेवाती की यंगर सिस्टर के साथ विवाह कराया था हुमायूं ने बैरम खान का। तो कुल मिलाकर के ये मेवाती परिवार के साथ विवाह के मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाना इस बात को सिद्ध करते हैं कि हुमायूं जमींदारों की और इंडिपेंडेंट राजा की एक अहमियत को समझ चुका था उस समय की भारत की पॉलिटिक्स में।
यहां से प्रेरित होते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ये है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको आगे कंटिन्यू किया है अकबर ने। अकबर और हुमायूं के द्वारा मैट्रिमोनियल अलायंसेस करने से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पहले मैट्रिमोनियल अलायंसेस नहीं हुआ करते थे। काफी मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुआ करते थे। इसके अलग अलग एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये देखने को मिलता है कि जोधपुर का राजा मालदेव हुआ करता था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, और जोधपुर को उस समय मारवाड़ कहते थे। एक तो मेवाड़ का इलाका है चित्तौड़ और उदयपुर वाला एरिया, और एक मारवाड़ का इलाका है जोधपुर वाला इलाका। जोधपुर का राजा मालदेव हुआ करता था। अब मालदेव के द्वारा उस जमाने में अपनी बेटियां विवाह में दी गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो मालदेव के द्वारा अपनी एक बेटी दी गई थी महमूद, जो है उस समय सुल्तान महमूद ऑफ द गुजरात को, जिसका नाम था बाई कनन। और एक बेटी उसके द्वारा अपनी दी गई थी सूर डायनेस्टी के रूलर को, जिसका नाम था बेटी का लाल बाई। तो सूर डायनेस्टी का रूलर मोस्ट प्रोबेबली ये इस्लाम शाह है, और जो सुल्तान महमूद है गुजरात का, उसका नाम आप जानते हैं, हमने गुजरात के शासक पढ़े। तो इसके द्वारा अगर देखा जाए तो मालदेव शासक के द्वारा भी अपनी बेटियां उनको दी गई। ये एक इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस तो यहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो भारमल हुआ करता था, जिस भारमल ने अपनी छोटी बेटी हरखा भाई का विवाह अकबर से किया था, ये भारमल अपनी बड़ी बेटी का विवाह उस समय हाजी पठान, जिसने कि सूरों के जाने के बाद कमान संभाल रखी थी अफगानों की, हाजी पठान के साथ इसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह किया था। तो राजपूताना में जोधपुर ले लीजिए, आम्बेर यानी कि राजा भारमल को ले लीजिए, एक ट्रेंड रहा था पहले से ही पावरफुल फिगर्स के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टेब्लिश करने का। अकबर में ऐसी क्या बात आ गई फिर? ये क्या था कि हम अकबर को चर्चा कर रहे हैं? ये बनता है अब क्वेश्चन। इसके पहले ये हुआ करता था कि ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस जिस पर्पज से किए जाते थे वो बेनिफिट ये बिल्कुल नहीं दे पाते थे। डोला सिस्टम होता था, बारात सिस्टम नहीं होता था। लड़की का डोला तोड़ दिया जाता था। एक बार लड़की जब भेज दी जाती थी, विवाह मुस्लिम पद्धति से होता था। एक बार जब लड़की भेज दी जाती थी तो लड़की सदा के लिए चली जाती थी, वापस कभी अपने पैटर्नल हाउस आती ही नहीं थी, और उसके पैटर्नल रिलेशंस ही पूरी तरह से खत्म हो जाते थे। लड़की उन्हीं की हो जाती थी जिधर गई थी। इस वजह से ये चीज कभी पर्पज सर्व ही नहीं कर पाई जिस पर्पज से ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते थे। अकबर के समय में ये कंसेप्ट टोटली चेंज हो गया। सबसे पहला स्टेप तो ये था कि अकबर ने कंप्लीट लिबर्टी दी अपनी वाइफ को अपने रिलीजन को कंटिन्यू करने के लिए। तो अकबर के समय में वो अपने सभी फेवरेट त्योहार अकबर के ही शाही महल में मनाया करती थी। सेकेंड एस्पेक्ट, अकबर ने उन्हें पूरी छूट दे रखी थी कि जब उनके त्योहार और समय आता है वो अपने पैतृक घर जा सकती हैं, अपने पैटर्नल, अपने फॉरेन फादर, अपने सबके बीच जा सकती हैं। कोई ब्रच नहीं है कि हमारे राजघराने की खबरें या फिर कोई ना कोई सीक्रेट न्यूज लेकर के जाएगी और बदले मुझे विश दे के मार देगी, ऐसा भय नहीं रहता था। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जितने भी ब्राइड साइड के लोग हैं उनको इंपॉर्टेंट नोबिलिटी की पोस्ट पे इंडक्ट करना। इन तीन चीजें करने से अकबर ने सारा सिस्टम मैरिज का अब तक का चेंज ही कर दिया। अगर आप ध्यान रखें तो अकबर अभी गद्दी नशीन होने के बाद जस्ट आगरा में ही थे, वहीं पर राजा भारमल के द्वारा उन्हें होमेज पे किया गया, और उसी समय मैट्रिमोनियल अलायंसेस की शुरुआत होने की एक नींव रखी जाती है। आम्बेर यानी कि जयपुर, आमेर के राजा भारमल के द्वारा अपनी बेटी हरखाबाई, जो बाद में इतिहास में जोधाबाई कही जाती है, जबकि जोधाबाई जगत गोसाई का नाम है। जगत गोसाई जहांगीर की पत्नी है। तो ये जो पत्नी अपनी दी जाती हैं, अब बेटी हरखाबाई जो दी जाती है जोधाबाई कहलाई। इस कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि राजा भारमल को, राजा भारमल के बेटे भगवंत दास को, भगवंत दास के बेटे राजा मान सिंह को अकबर के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट नोबिलिटी की पोस्ट पे इंडक्ट किया गया। तो भगवंत दास और राजा मान सिंह अकबर के बहुत फेवरेट पर्सन थे। इसमें से राजा मान सिंह तो एक्सेप्शनल चला गया 7000 मनसबदारी पे, जो सिर्फ और सिर्फ अकबर के फॉस्टर ब्रदर को ही एलोकेटेड था, मिर्जा अजीज कोका को। राजा मान सिंह उस रुतबे तक पहुंच गया, और अकबर के द्वारा राजा मान सिंह को बंगाल बिहार की गवर्नरशिप दी गई, जो सबसे टर्बुलेंट एरिया था। अकबर के द्वारा राजा मान सिंह को भेजा गया मिर्जा हाकिम का काबुल का विद्रोह दबाने के लिए।
अकबर के द्वारा ऑलवेज राजा मान सिंह को आगे रखा जाता था, और ये राजा मान सिंह ही थे जिन्हें आगे किया गया राणा प्रताप को रोकने के लिए कुंभलगढ़ में। तो अकबर का फेवरेट था राजा मान सिंह। तो अगर आपको इतिहास में क्वेश्चन आता है, अकबर के राजपूताना में सबसे प्रगाढ़ संबंध कच्छवाहा शासकों से थे। आमेर के कच्छवाहा शासक राजा भारमल, ओके, तो कच्छवाहा राजपूत। तो अकबर ने सिस्टम ही चेंज करके रख दिया। कछवाहा बहुत डिग्निफाइड फील करने लग गए मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बाद, और मैट्रिमोनियल अलायंस का जिक्र भी इन्हीं की तरफ से किया था। अकबर अजमेर गया था, वहां पर अकबर को यह ज्ञात हुआ कि गवर्नर जो हैं राजपूताना के और अदर एरियाज के, ये भारमल को काफी ट्रबल क्रिएट करते हैं। ऐसे में राजा भारमल के द्वारा सॉल्यूशन के तौर पर यह कहा गया कि आप विवाह करेंगे मेरी पुत्री से। तो अकबर के द्वारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, एमसीक्यू। अकबर के द्वारा कभी प्री कंडीशन ये रखी ही नहीं जाती थी कि मुगलों के साथ संबंध रखने का एकमात्र आधार मैट्रिमोनियल अलायंस बनेगा। मतलब आपको हमारे साथ मैत्री संबंध रखने हैं तो वैवाहिक संबंध रखिए, नॉट एट ऑल। अब बिना मैट्रिमोनियल अलायंस के भी मेरे फेवरेट रहेंगे। जैसे कभी भी याद रखिएगा, उनके द्वारा रणथंबोर के हदा रूलर्स, हदा राजपूत, हदा रूलर जो रणथंबोर के थे, इनके साथ कोई मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं था, ये के लिए फेवरेट थे अकबर के। सिरोही और बंसवाड़ा के शासकों के साथ, इन राजपूतों के साथ कोई मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं था, ये फेवरेट थे अकबर के। बीकानेर के राय सिंह अकबर के फेवरेट थे, मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं था। तो कुल मिलाकर के इस तरह से अकबर ने प्रमाण दिया कि वो इतना भी नैरो माइंडेड नहीं है, और इस तरह से भी आपकी नर्व नहीं दबाएगा कि अगर आप अकबर से या मुगलों से संबंध रखना चाहते तो मैट्रिमोनियल अलायंस इज द प्री कंडीशन। इट इज ग्रॉसली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर कभी एमसीक्यू में या मेंस में आ जाए तो आंसर कर देना, और ये एग्जांपल पक्का देना। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि 4 स्टेट डाले जाएंगे, उनमें से एक डाला जाएगा, इनमें से किसके साथ अकबर के मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं था। रणथंबोर के साथ नहीं थे, लेकिन रणथंबोर बहुत अल्टीमेट मनसब तक गया है, 5000 मनसब भी लिए हैं इन्होंने। आई बात समझ में, ऊपर के लेवल तक पहुंचाया है इनको। क्लियर ये बात। और ये जो रणथंबोर के हदा शासक हुआ करते थे, इन्हीं शासकों को गढ़कतंगा जब जीता था, गोंड किंगडम गढ़कतंगा जब जीता था, वहां पे 2000 का मनसबदार बना करके इंस्टॉल किया था। आई बात समझ में, सुपरविजन के लिए। तो कुल मिलाकर के इस तरह की अकबर की मैट्रिमोनियल अलायंस पॉलिसी का औचित्य क्या रहेगा, इसका पर्पस क्या रहेगा, इसको समझना जरूरी है। इस पर्पस में अकबर ने बहुत कुछ देख लिया था भारत में। अकबर जानता था इस मैट्रिमोनियल अलायंस पॉलिसी से मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये था कि अकबर बहुत अच्छे से पॉलिटिकल इवैल्यूएशन कर चुका था भारत की, कि भारत में डोमिनेंट कम्युनिटी राजपूताना है, और राजपूताना के समर्थन के बिना आगे कंसोलिडेशन इंडिया का करना नॉट पॉसिबल। तो अकबर के सामने एक सवाल था कि क्या मैं इंडिया को कैओस में डाल देना चाहता हूं अपनी मसल पावर के दम पर, या मैं इंडिया को जेन्युइनली फॉर द सेक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल कंसोलिडेट करना चाहता हूं। तो इफ यू वांट टू गो टू द पाथ ऑफ द कंसोलिडेशन, तो फिर आपको सबसे स्ट्रांग पावर को साथ लेके चलना, उसे क्रश करके काम नहीं चलेगा। क्योंकि अल्टीमेट वेलोर और प्राइड अकबर उसी दिन देख गया था जब आगरा में भारमल अपने पुत्र और अपने लोगों के द्वारा होमेज पे करने जाता है। वहां पर एक मस्ताया हुआ हाथी होता है, जहां सारी जनता इधर उधर भाग रही होती है, राजपूत सख्त खड़े रहते हैं, एक पग भी हिलते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुगलिया दरबार का जो शासक है वो खड़ा है और उसकी कस्टडी में हमें इनडिसिप्लिन नहीं शो करना है। अकबर किसी तरह से उस हाथी को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वो मुरीद हो जाता है राजपूताना का, कि इसे राजपूताना शान कहते हैं। वो तभी समझ गया था कि इन्हें दबाना मुमकिन नहीं, इन्हें दबाओगे ये फिर उठ खड़े होंगे। यही हुआ मेवाड़ के साथ, और यही हुआ राणा प्रताप के साथ। राणा प्रताप से लेकर राणा अमर सिंह तक, राणा अमर सिंह से करण सिंह तक नाको चने चबवाए हैं मुगलों के राणों ने, कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे क्योंकि दबा दिया गया था उनको। आई बात समझ में। तो ये अकबर के द्वारा ये कंसेप्ट फॉलो किया गया। तो सबसे पहला अकबर का ये कंसोलिडेशन का एक स्टेप था मैट्रिमोनियल अलायंस, कि मुझे इन्हें साथ लेकर के चलना है। सेकंड एस्पेक्ट, जो इस कंट्री की विजडम 700 एडी से अब तक की राजपूतों को है, वो किसी को नहीं हो सकती, ना सुल्तानों को ना मुगलों को। उनके पास विजडम है, लोकल मशीनरी है, लोगों का फेथ और समर्थन है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस वजह से वो प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भी चाहिए। एक रीजन है कंसोलिडेशन ऑफ द कंट्री, एक रीजन है फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर दैट यू नीड राजपूताना। तो आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ द गवर्नर, अगर आप आगे बागे नजर घुमा के देख लेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेरिटरी में राजपूताना और राजपूतों को ही गवर्नर बना के बैठाया था, तो वो जानते थे कैसे मैनेज करना है।
उनको अफगानों के साथ भी पुराना एक्सपीरियंस था और उन्हें लोकल रूलर्स के साथ, ट्राइब्स के साथ, सभी के साथ पुराना एक्सपीरियंस था। वो जानते थे, चप्पे चप्पे में नजर थी कि कैसे मैनेज किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हुआ करता था कि अकबर ये जानता था कि ये कंट्री इतनी बड़ी है, इसकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने कल्चर हैं इसमें, ये कभी यूनिफाइड जोग्राफिकली होनी ही नहीं है अनलेस अनटिल आप इसको इमोशनली सेंटिमेंटल कॉन्टेक्स्ट में यूनिफाई नहीं करते। तो फॉर द पर्पस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री अकबर ने राजपूताना को इंडक्ट किया और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पूरे कंट्री में स्प्रेड कर दिया कि ये है हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी। ये है देश का शासक जो यह नहीं विचार करता है कि आप किस कास्ट, किस क्रीड, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जब वो देश हित में सोचना शुरू करता है, ये थॉट जब प्रिवेल हुआ जनता में, जनता इमोशनली दिल्ली से जुड़ी और नाम मुंह पे एक ही नाम रहता था कि जैसा दिल्ली और आगरा चाहेगा वैसा करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। इसका नेक्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट मिला किनको? राजपूतों को। वो राजपूत जो 700 एडी ऑनवर्ड्स आपसी टसल में, आपसी राइवलरी और आपसी क्योस में बर्बाद थे, जिसकी वजह से राजपूतों का कभी एक्सपेंशन ही नहीं हुआ, क्योंकि डर होता था कि अभी अभी अपनी टेरिटरी से बाहर निकले तो दूसरा बगल वाला राजपूत शासक आकर के कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए तो राजपूताना कभी एक्सपेंड नहीं हुआ। इतनी वेलोरस कॉम, इतनी चाइवलरियस सेक्शन, शिवलरियस सेक्शन, इतना प्रताप, और फिर भी टेरिटरी कितनी है राजपूताना? वाई? लैक ऑफ इनसिक्योरिटी, अबंडेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। किससे? फेलो राजपूत रूलर से। तो अब क्या हुआ, जब सारे ही एक छत्र मुगल के अधीन है, सारे ही उसके मनसबदार हैं, तो सारे एक दूसरे से सिक्योर हो गए ना, अश्योरिटी मिल गई ना कि अटैक नहीं हुआ किसी की टेरिटरी पे। तो राजपूताना भी अपना इन्फ्लुएंस ऑल इंडिया लेवल पे बढ़ाने में सफल हुआ और इसकी वजह से इंटीग्रिटी और बढ़ी और प्रशासन और सुचारू ढंग से चला। राजपूतों में एक स्टेबिलिटी का फेज आया है मुगल शासन के बाद, और राजपूताना इस बात को समझ गया था कि ये मुगलों की दी हुई स्टेबिलिटी है जिसके तहत अब हम शांतिमय ढंग से रह भी पा रहे हैं, जी भी पा रहे हैं। और इसके लिए अकबर ने जो कीमत दी है वो है अल्टीमेट लेवल ऑफ ऑटोनॉमी। जिस लेवल की ऑटोनॉमी दी जा सकती थी अकबर ने दी है सारी। रेवेन्यू के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, हर तरह से उसने राजपूताना को पूरी लिबर्टी दी है। हराए हुए राजा को जब उसके द्वारा यह अग्रीमेंट ले लिया जाता था कि मैं पर्सनल होमेज एंड नोबिलिटी लेने को स्वीकार करता हूं, एंटर किले में होने पर अकबर तख्त से उतर कर नीचे आके उसे कंधे पे हाथ रख के गले लगाता था, ये उसका सबसे बड़ा जेस्चर था। इसके बाद वो राजा राजा रह ही नहीं जाता था, उस दिन से वो मुगलिया सल्तनत का हिस्सा ऑटोमेटिक बन जाता था। तो अकबर ने ऑलवेज इंडिपेंडेंस रखी मुगल राजपूतों की, ऑलवेज उसने कभी आज दिन तक उनके कल्चर में इंटरवीन नहीं किया, किसी का धर्म परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोचा, किसी को इस्लाम में आने को नहीं कहा। यह सारा कुछ होते हुए अकबर बड़े बेटर वे में एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेट कर पाया। इस तरह की थी कुछ अकबर की राजपूताना पॉलिसी। लेकिन ऐसी पॉलिसी फॉलो करने के बाद भी ना अमनदीप सिंह तूर, हर बारी वो चीज रिजल्ट नहीं मिलते जो हमें चाहिए होते हैं। वो रिजल्ट अकबर कैसे लेता है, चलो आओ समझते हैं। चलिए, इस तरह की चीजों का रिजल्ट ऑलवेज ही पॉजिटिव नहीं मिलता। क्या नेगेटिव रिजल्ट मिले होंगे जरा वो समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि अकबर ने कितनी स्ट्रांगली एस्टेब्लिशमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट कर दिया है, हाई लेवल पर डिपार्टमेंट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया है और नोबिलिटी की पावर को 100% आंसरेबल बना दिया है टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स द रूलर, और उनके कंट्रोल डे बाय डे नैरो डाउन होते चले जा रहे हैं। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी है। बड़े पैमाने पर फ्रस्ट्रेशन उभरी। ईस्टर्न रीजन खास तौर पर जाना जाता है, बंगाल बिहार का इलाका। राजपूताना से भी कई तरह के चैलेंजेस देखने को मिले और इसी तरह से नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इंडिया का भी डिस्टर्ब्ड हुआ। ये सारी चीजें एक रिबेलियन से शुरू होती हैं और अंततः जो विजेता होता है जैसे अकबर है, वो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा और यहां से शुरू होगा सेकंड फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर। एक रिबेलियन क्रश करने के बाद वो रुका नहीं, उसने उसको आधार बना के एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। उसके पहले उसके प्रशासनिक सूझबूझ को समझने का प्रयास करो। अकबर के द्वारा अपने दिन को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता था, क्योंकि अकबर जानता था कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने एस्टेब्लिश कर ली है, अब वो मैनेज ही नहीं हो सकती जब तक मैं पाबंद नहीं होऊंगा। अकबर इज नोन फॉर द डिसिप्लिन, अकबर इज नोन फॉर द
टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। अकबर ने अपना दिन कैसे नियोजित किया था? सुबह उठने के बाद अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पूरी करके अकबर आम जनता को एड्रेस करने के लिए अपने झरोखे पे आता था, जैसे झरोखा दर्शन कहते हैं। लोग उसे देखते थे, वहीं पर अगर नेसेसरी है तो कोई अपनी प्रॉब्लम बताता था और वहीं पर अक्सर अकबर निपटारा करता था, और अगर नहीं तो झरोखे के बाद सीधा चला जाता था दीवान आम में, और यहाँ पर लगता था जनता का संग्रह। और यहाँ से मिड डे तक ये सारी प्रोसीडिंग चलती थी, जनता के प्रॉब्लम का निवारण होता था। मिड डे के बाद अकबर चला जाता था अपने अपार्टमेंट में, रेस्ट करता था, खाना खाता था, मील खाता था। वहां पर फिर शुरू होती थी दीवाने खास में आफ्टर मिड डे, 3 बजे, तीसरे पहर में सारी कहानी शुरू होती, तीसरे पहर के खत्म होने तक कहानी शुरू होती है प्राइवेट डिस्कशन की, जो मंत्रियों के साथ की जाती थी, नोबल्स के साथ होती थी। उनमें से अगर किसी के साथ सीक्रेट टॉक्स करनी है तो अकबर का जो बाथरूम हुआ करता था उसके बगल में एक अपार्टमेंट बना था, क्योंकि ऐसा लगता था कि अकबर बाथरूम गया है, लेकिन इशारा हो चुका होता था तुम पहुंचो। वो उधर से बाथरूम बाथरूम से आराम से डोर निकलता है, बगल में प्राइवेट रूम है, उधर से वो भी पहुंचे होते थे नोबल, उनके साथ वहां पर सीक्रेट टॉक होती है। तो क्योंकि बाथरूम को गुसल खाना कहते हैं, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो गई थी सीक्रेट टॉक अकबर के टाइम पे कि वो सीक्रेट कंपार्टमेंट ही गुसल खाना कहलाने लगा। वो सीक्रेट चैम्बर जहां पर अकबर सीक्रेट टॉक्स करता है अपने कुछ मंत्रियों के साथ, दैट वाज कॉल्ड गुसल खाना। वहां पर सारी डिस्कशंस और सारे एस्पेक्ट डिस्कस हुआ करते थे, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के अकबर ने ऑलवेज एक बैलेंस क्रिएट करके रखा, जिस तरह से वो जनता के बीच में, जिस तरह से वो प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और चीजों के निपटारे करने को लेकर के रहता था। लेकिन ये चाहे जो भी हो रहा है, इससे साफ तौर पर ये क्लियरिटी आती है कि अकबर की इंक्लिनेशन ऑलवेज राजपूत और राजपूतों में एक खास फैमिली की तरफ हमेशा से रही, कछवाहों की तरफ। उसके कई सारे एविडेंस आपको देखने को मिले। पहला एविडेंस तो मैंने आपको ये बता दिया कि उन्हें अपॉइंट किया गया डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में। कुछ ऑथर ने जस्टिफाई करने के लिए कुछ इवेंट बताए हैं, उनमें से एक इवेंट ये बताया जाता है कि 1572 के अराउंड जब गुजरात कैंपेन कर रहा था अकबर, उस टाइम पर अकबर ने आगरा की कस्टडी, सोचने वाली बात है, जहां पर सारी रॉयल वुमेन्स हैं, सब कुछ है, आगरा की कस्टडी राजा भारमल को दे दी थी और भारमल की जिम्मे छोड़ करके वो आगे गया था। ये काम अब तक मुगल या कोई भी मुस्लिम शासक सिर्फ उस नोबल को या उस फैमिली मैन को देता है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। भारमल को ये जिम्मेवारी दे देना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। दूसरा एस्पेक्ट, कछवाहों के साथ उसके इतने स्ट्रॉन्ग, तो जब अकबर ऐसे जेस्चर करता था ना कि राजा भारमल को कहा कि आप आगरा संभालेंगे, और अकबर का सब कुछ आगरा में है, सारी वाइफ्स, सारे फैमिली, मदर, उसके बाद राजपूताना में एक लहर दौड़ती थी कि दिस इज द फेथ जो राजपूत कौम पे होता है दुनिया को, वो जान भी देते थे, फिर कहते अब ले लो क्या लेना है।